हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे देश के माहौल को देखते हुए। जी हाँ, देश का माहौल क्या कह रहा है और कैसे चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी दर पर दर लगातार काम करती जा रही है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए या चीज़ों को समझा जाए तो ये देखा जा रहा है इस वक्त कि बीजेपी ये बात जानती है कि विपक्ष कितना मजबूत है और विपक्ष को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। और ऐसे में बीजेपी का हथियार इस वक्त दो है, या तो ईडी या तो एनसीबी। या तो ईडी से काम चलेगा या तो एनसीबी से, नहीं तो बुलडोजर तो तैयार है ही, जहां चाहिए वहां तैयार हो जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन हम देश के हालात की तो अगर बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावों का भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि चुनावों का सीजन शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव, उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव, इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव, गुजरात हिमाचल के चुनाव, फिर अगली बार राजस्थान चुनाव, तमाम चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जो पूरे देश का चुनाव होगा। फिलहाल हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ खुलकर खड़ा हुआ था, जो विपक्ष यशवंत सिन्हा को जमकर समर्थन कर रहा था, जिन ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझकर यशवंत सिन्हा को उतारा, आखिर वही ममता बनर्जी पीछे क्यों हट गई? वही विपक्ष बट क्यों रहा है? विपक्ष के बटने से नुकसान कितना यशवंत सिन्हा को होगा? और क्या वाकई ये यशवंत सिन्हा के साथ धोखा नहीं कि पहले तो आपने उन्हें आगे कर दिया और पीछे जब जरूरत पड़ी बैक सपोर्ट की तो आप एक एक करके धीरे धीरे भागने लगे। क्रांति हमारे साथ जुड़ी है और क्रांति से ही जानने की कोशिश करेंगे हर एक सवाल का जवाब कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें क्यों रच रही है। और क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा की जीत होगी तो बीजेपी की नाक में दम मच जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। क्रांति, सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष की। विपक्ष पर भरोसा यशवंत सिन्हा ने जताया, विपक्ष को लेकर वो चल रहे थे, लेकिन वही विपक्ष आज टूट रहा है, बट रहा है। विपक्ष के बटने से नुकसान कितना यशवंत सिन्हा को हो रहा है और इसमें बीजेपी का कितना बड़ा रोल है? देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें विपक्ष के टूटने की, तो विपक्ष के टूटने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस वक्त यशवंत सिन्हा को हो रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर जो है तोड़ने की रणनीति अपना रही है और उस तोड़ने की रणनीति के तहत यहाँ पर विपक्ष को एक एक करके अपने पाले में खींचती हुई नज़र आ रही है और वो सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा जो है लगातार तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर उनके पाले में वोट की जो संख्या है वो बेहद ही कम दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो उनके खुद के पाले की जो संख्या थी वो भी अब कई हद तक जो है लगातार कम होती हुई जा रही है। तो ये मुद्दा जो है इस वक्त यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यशवंत सिन्हा को लगातार द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पटखनी मिल रही है और यहाँ पर जिन लोगों ने उन पर यशवंत सिन्हा पर भरोसा जता करके उनको आगे किया और उनके भरोसे को कायम करते हुए वो जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हीं लोगों ने अपने हाथ एक एक करके पीछे खींचना शुरू कर दिया। तो ये यशवंत सिन्हा के लिए एक कह सकते कि बहुत बुरा समय जो है इस वक्त चल रहा है। यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा का यह कहना कि ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जिसमें वो पहले रहा करते थे। आज बीजेपी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि सरकार जो आज के समय मौजूदा समय में है वो सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इन मुद्दों पर बात न करके केवल जनता का ध्यान बरगलाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान सवाल ये बन रहा है कि 2014 से पहले हिंदू नहीं था, 2014 से पहले मुसलमान नहीं था, 2014 से पहले पूजा नहीं होती थी, 2014 से पहले नमाज नहीं होता था, या जो है अगर हम बात करें अजान नहीं होती थी, पूजा पाठ नहीं होती थी। और 2014 से पहले क्या रोजगार नहीं था, क्या देश की आबादी जी नहीं रही थी? और क्रांति, इस बीच अगर देखा भी ये भी जाए कि 2014 के बाद से माहौल सबसे ज़्यादा खराब हुआ है हिंदू मुसलमान का। आज देश की इतनी करोड़ों जनता है और इतनी करोड़ों की आबादी में लगातार करोड़ों की ही ये आबादी आज इनकी जुबान पर या तो हिंदू या तो मुसलमान, रोजगार की बात करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते।
महंगाई की बात करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, अर्थव्यवस्था की बात भी करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। लेकिन सवाल तो ये भी बन रहा है कि 2014 के बाद से क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है। देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 1947 से अगर देखा जाए तो 2014 से पहले तक देश में इतनी बड़ी सुख शांति से हिंदू मुसलमान तो रह रहा था। अगर ईद हो रहा तो दिवाली भी मनाई जा रही थी, दिवाली मनाई जा रही थी तो रमज़ान भी मनाया जा रहा था, बैसाखी भी मनाई जा रही थी, ओणम भी मनाए जा रहे थे, तमाम त्यौहार मनाए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद से क्यों ये घटना बढ़ रही है? क्या बढ़ाया जा रहा है? और बढ़ाया जा रहा तो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? देखिए, इस जवाब के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि 2014 से पहले जनता जो है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर शायद जागरूक नहीं थी। दूसरा हम ये पहलू ले सकते हैं कि अब जो है दंगे फसाद ज़्यादा कराने के लिए और जो मेन मुद्दा है उनको छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। तो दोनों अपने अपने तर्क है जिस बेस पर जो है इन दिनों हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखा जाता है कि ज़रा सा भाषण आ जाता है, उस भाषण के ऊपर इतना विवाद हो जाता है, विवाद के बाद बात जो है वो दंगे फसाद पर, लोगों की जान लेने तक पर भी पहुंच जाते हैं। तो ये मुद्दा जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वृद्धि आई है। लेकिन यहाँ पर इसके दो अपने अपने पहलू हैं। लेकिन अब जनता किस पहलू पर ज़्यादा काम कर रही है उस पर हर किसी को नज़र लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सरकार को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये दंगे क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आगे चल करके जब सत्ता अगर पलट होता है हमारे देश में, कोई और जो है उनकी जगह पर काबिज होता है उस सत्ता पर, तो फिर ये काले चिट्ठे जो इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं इनको फिर सामने रखा जाएगा। इन चिट्ठों को फिर दिखाया जाएगा कि देखिए आपके कार्यकाल के दौरान जो है ये लिस्ट तैयार हुई थी। तो कम से कम अपने लिस्ट को बचाने के लिए तो आपको अभी से कोई ना कोई कदम तो ज़रूर उठाना चाहिए ताकि इन मुद्दों पर जो है रोक लग सके। क्योंकि इन मुद्दों की वजह से देश जो है अपने मेन मुद्दों को यहाँ पर बरगलाता जा रहा है। कह सकते हैं कि दंगों की आग में उन मुद्दों को भी जला दिया जाता है। तो यहाँ ये मुद्दा जो है सबसे अहम बन कर के सामने निकला। और इन मुद्दों पर अगर हम नज़र डालें तो हिंदू मुस्लिम जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुद्दे पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पहले भी हिंदू मुस्लिम था, लेकिन लोग शायद इस मुद्दे को इतना नहीं उठाना चाहते थे, इतना नहीं बढ़ाना चाहते थे। या फिर यूँ कहिए कि वो जो विवाद था वो सिर्फ एक आम विवाद बन के रह जाता था। वहाँ पर उस समय अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया का जो बढ़ावा था वो भी कम था। तो अभी कहीं ना कहीं हाथ इसमें सोशल मीडिया का भी है, सरकार का भी है, जनता का खुद का भी है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से जो है दंगे पहले के मुकाबले अब बढ़ते जा रहे हैं और जिस पर रोकथाम लगाना बेहद ज़रूरी है। और इस मुद्दे को अगर लेकर के अभी की सरकार अगर इस पर काम नहीं करती है तो आने वाले समय में जब उनका तख्ता पलट होगा तो दोबारा वो राजनीति में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ये मुद्दे ही होंगे जो विपक्ष अगर कल को जाके सत्ता पर बैठती है तो वो इन मुद्दों का एक जत्था निकाल करके सामने रखेगी। क्योंकि हमने देखा है कि अगर अभी मोदी सरकार की हम बात करें तो मोदी सरकार पुरानी सरकार के सारे काले चिट्ठे लेकर के बैठी रहती है, तमाम मुद्दे गिनवाती है कि आपके राज में ये हुआ था और इस तरह से आपने काम किया था। तो वही मुद्दे जो है आगे चल करके विपक्ष भी ज़रूर उठाएंगे। यही मुद्दे आगे चलकर उठाया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि 2014 के बाद से इस तरह की घटनाओं का बढ़ना क्या वाकई ये साजिश का एक हिस्सा तो नहीं है? और देश में लगातार हम लोगों के ज़हन में जो नफरती भावनाओं को देख रहे हैं, क्या देश आने वाले समय में इतने बुरे स्तर पर पहुंच जाएगा कि शायद 1947 आज़ादी के वक्त जब हमने देखा था पार्टीशन हुआ था उससे भी बदतर हालात होते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।